नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी कहानी के बीचों बीच उतरने वाले हैं जो किसी भी हॉलीवुड जासूसी थ्रिलर से कहीं ज्यादा रोमांचक है। सच कहूं तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है एक ऐसे अंडरकवर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की जो सालों तक दुश्मन देश की जमीन पर एक नकली पहचान के साथ रहा। एक ऐसी जगह जहां ली गई हर एक सांस आखिरी हो सकती थी। आज हम अजीत डोभाल के उस डीप कवर मिशन और उनके उस खौफनाक 24 घंटे के एस्केप का विश्लेषण करेंगे। तो बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत ही इंटेंस होने वाला है। 18 मार्च 1980। अब देखिए, ये कोई आम दिन बिल्कुल नहीं था। ये ठीक वो पल था जब 24 घंटे का एक ऐसा काउंटडाउन शुरू हुआ जो सीधे तौर पर मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई अपनी हर चाल चल रही थी और इसी बीच एक पल में एक अंडरकवर एजेंट को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। इस एक तारीख ने एक ऐसे एस्केप को जन्म दिया जो इंटेलिजेंस के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इस एजेंट के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। जरा कल्पना कीजिए, हर रात सोने से पहले मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मैं कल की सुबह देख पाऊंगा? मतलब एक अनजान जगह पर हर दिन हर पल एक झूठ जीना। एक ऐसी दुनिया जहां आपका एक गलत शब्द, एक गलत कदम या यहां तक कि एक गलत नजर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। अपने असली नाम को पूरी तरह भुलाना और एक मुखौटे के पीछे पूरी जिंदगी बिताना। सच मानिए, ये कोई साधारण काम नहीं था। ये हर पल एक जिंदा कब्र में रहने जैसा था। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म तो हो चुका था, लेकिन बदले की आग अभी भी बुरी तरह सुलग रही थी। 1971 के बाद आईएसआई सिर्फ एक खुफिया एजेंसी नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी मशीन बन गई जिसके सीधे निशाने पर भारत था। और इसी माहौल में 1973 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक ऐसा मिशन तैयार किया जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। तय ये हुआ कि एक भारतीय अधिकारी को पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल उन्हीं के बीच भेजा जाएगा। और ये अभूतपूर्व खतरनाक जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? अजीत डोभाल को। और यहीं से शुरू हुआ उन 7 सालों का साया, एक ऐसा दौर जहां हर पल एक झूठ जीना था। पाकिस्तान में जिंदा रहने के लिए अजीत डोभाल को पूरी तरह से पाकिस्तानी बनना पड़ा। उन्होंने अपना नाम, अपना धर्म, अपनी पहचान और अपना रहन सहन सब कुछ पूरी तरह से बदल लिया। उनका उर्दू बोलने का लहजा इतना साफ और असली था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। पूरे 7 साल तक वे आईएसआई के अधिकारियों के बीच एक आम नागरिक की तरह रहे। और याद रखिए, ये कोई साधारण एक्टिंग नहीं थी, बल्कि ये उनके जिंदा रहने की इकलौती शर्त थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 7 सालों का नतीजा क्या निकला। खैर, जानकारी का एक ऐसा खजाना हाथ लगा जो भारत के लिए एक मजबूत ढाल बन गया। वे आईएसआई के काम करने का तरीका समझ रहे थे, पाकिस्तानी सेना के टॉप सीक्रेट प्लान्स का पता लगा रहे थे और भारत के खिलाफ रची जा रही साजिशों को अपने कानों से सुन रहे थे। और सबसे बड़ी बात, वे उन विश्वासघातियों की पहचान कर रहे थे जो भारत में छुपकर काम कर रहे थे। मतलब वे आईएसआई के इतने करीब पहुंच गए थे कि उन्हीं के साथ बैठकर वो सारे प्लान सुनते और उन्हें चुपचाप भारत तक पहुंचा देते। अविश्वसनीय है ना? लेकिन जाल तो बिछना ही था। देखिए, हर जासूसी खेल में एक ना एक दिन शक के बादल घिर ही आते हैं। जैसे जैसे समय बीता, आईएसआई को यह आभास होने लगा था कि उनकी दीवारों के पीछे कोई अपना ही मौजूद है जो उनकी हर चाल को पढ़ रहा है। हवा में एक अजीब सा शक घुल गया। बाकायदा एक स्पेशल सेल का गठन किया गया जिसका इकलौता मकसद उस साये को ढूंढना था जो उनके ही भीतर कहीं छिपा हुआ था। और धीरे धीरे, बिल्कुल खामोशी से ये जाल सिकुड़ने लगा और खतरा बिल्कुल उनके दरवाजे तक आ पहुंचा था। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई जब डोभाल ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो गली में जो हलचल थी वो बिल्कुल आम नहीं थी। कोने पर खड़े 2 अजनबी उन्हें ठहर ठहर कर देख रहे थे। अब एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस अधिकारी के लिए इतना इशारा काफी होता है। जाल बिछ चुका था। एक ही पल में दिमाग ने ये साफ कर दिया कि अगर अगले 24 घंटों के भीतर पाकिस्तान नहीं छोड़ा गया तो उनके 7 साल का काम और उनकी जान दोनों हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। एस्केप प्रोटोकॉल तुरंत शुरू हुआ और ये कोई पैनिक वाला रिएक्शन नहीं था, बल्कि बहुत ही सधा हुआ कदम था। स्टेप 1, कमरे में मौजूद असली पहचान का हर एक सबूत तुरंत मिटा देना या जला देना।
स्टेप 2, दरवाजे से बाहर निकलना बिल्कुल नॉर्मल चाल के साथ, ताकि चेहरे पर डर की एक शिकन तक न दिखे। और स्टेप 3, खुद को भीड़ में ऐसे गायब कर लेना जैसे उनका कभी कोई वजूद ही ना हो। बाहर आईएसआई के एजेंट लगातार उन पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की गलती बिल्कुल नहीं की। अब शुरू हुई आईएसआई को चकमा देने की असली जद्दोजहद। ये सच में एक बिल्ली और चूहे का जानलेवा खेल बन गया था। वे जानबूझकर एक बेहद भीड़-भाड़ वाले इलाके की तरफ मुड़े। उस शोर और हलचल का पूरा फायदा उठाते हुए वे बिना किसी का ध्यान खींचे उस भीड़ का ही हिस्सा बन गए। पीछे चल रहे आईएसआई के एजेंट पागलों की तरह उस भीड़ में तलाश करते रहे, हर चेहरे को घूरते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोभाल उस भीड़ की आड़ लेकर बहुत आगे निकल चुके थे। इसी बीच कराची की तंग और खामोश गलियों में एक बेहद रहस्यमयी मुलाकात हुई। सामने था एक दूसरा भारतीय जासूस। बिना कोई शब्द कहे, बिना कोई भी आवाज किए, एक मुड़ा हुआ कागज चुपचाप उनके हाथ में थमा दिया गया। पता है उस छोटे से कागज के टुकड़े पर क्या था? एक गुप्त रास्ते का नक्शा, एक ऐसा छुपा हुआ रास्ता जो उन्हें सीधे पाकिस्तान की सीमा के पार ले जाने वाला था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये अंतिम खेल उनका आखिरी मिशन साबित होगा? उनके हाथ में एक गुप्त रास्ता तो था, लेकिन वो रास्ता बहुत ही खतरनाक और पूरी तरह से छुपा हुआ था। यहाँ एक भी गलती का मतलब था सीधे आईएसआई के चंगुल में फंसना। समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा था और सामने एक ऐसी सीमा थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। अंधेरा गहराते ही वे एक जर्जर और सुनसान सी इमारत के पास पहुंचे, जिसके अंदर उस गुप्त सुरंग का मुहाना था। सुरंग के अंदर घना अंधेरा और नम दीवारें। हवा इतनी कम थी कि किसी का भी दम घुट जाए। वहां सीधा खड़े होकर चलना भी मुमकिन नहीं था। उन्हें झुककर और घुटनों के बल आगे बढ़ना पड़ा। सोचिए, ऊपर आईएसआई के लोग पागलों की तरह उनकी तलाश कर रहे हैं और नीचे वे जिंदगी और मौत की एक बेहद पतली सी लकीर पर रेंग रहे हैं। और फिर अचानक हवा में एक बदलाव महसूस हुआ। उस कठिन और घुटन भरी यात्रा के बाद सामने एक हल्की सी रोशनी दिखी। जैसे ही वे सुरंग के दूसरे छोर से बाहर निकले, एक पल में सब कुछ बदल गया। उस पार की मिट्टी की खुशबू अलग थी, हवा का एहसास बिल्कुल अलग था। ये वो सुकून का पल था जब उन्हें ये एहसास हुआ कि वे आखिरकार सुरक्षित तरीके से सीमा पार कर चुके हैं। वो वापस अपने देश आ गए थे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक जान बचाकर भागने की कहानी बिल्कुल नहीं थी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी। वे खाली हाथ वापस नहीं लौटे थे। वे अपने साथ उन 7 सालों का पूरा निचोड़ लेकर आए थे। एक ऐसी अमूल्य जानकारी जिसे हासिल करने के लिए किसी को अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। वे अपने साथ जो खजाना लाए ना, उसकी कीमत तय ही नहीं की जा सकती। उनके पास अंडरकवर आईएसआई एजेंट्स के नामों की लिस्ट थी, गुप्त सैन्य योजनाएं थीं और भारत के खिलाफ रची जा रही साजिशों और छिपे हुए नेटवर्क्स की पूरी डिटेल थी। ये डेटा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि इसने भारतीय इंटेलिजेंस के काम करने की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और आपको बता दूं, आने वाले कई सालों तक हमारी नीतियां इसी जानकारी के आधार पर तय की जाती रहीं। अब इस सफर को देखिए। जो शख्स 1980 में एक गुमनाम साये की तरह मौत के मुंह से बचकर निकला था, उसी इंसान ने 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर का पद संभाला और 2014 में उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। जो इंसान कभी अपनी पहचान छुपाकर दुश्मन देश की गलियों में चलता था, वो आज पूरे देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। क्या गजब का सफर रहा। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। उन 7 सालों की क्लासिफाइड फाइलों में आज भी न जाने कितने ऐसे राज दफन हैं जो शायद हमेशा के लिए बंद ही रहेंगे। उन 24 घंटों में मानसिक रूप से उन पर क्या बीती, इसके कई पन्ने आज भी इतिहास के अंधकार में खोए हैं। क्या हम कभी उन सारे राजों को जान पाएंगे? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको इंटेलिजेंस की असली और खौफनाक दुनिया को समझने की एक नई दृष्टि दी होगी। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।